हेलो लर्नर्स, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में हमारा सबसे पहले पॉइंट आता है रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो द स्टैट्यूटरी लिमिट्स। यहाँ पर क्या है, ये तो आप लोगों ने अच्छा +1 +2 में भी पढ़ा ही होगा कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उस केस में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। वही अगर एक पब्लिक कंपनी है तो उस केस में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको इस पॉइंट में कंफ्यूजन रहती है ना, तो हमारे पास इसको लर्न करने का एक ट्रिक है, ध्यान से सुनना। प्राइवेट मतलब 2 लोगों की आपसी प्राइवेट बात। तो प्राइवेट के केस में कितने मेंबर्स हुए? मिनिमम 2 मेंबर्स। पब्लिक, हम सब पब्लिक साथ हैं, 7 को 7 बना दो तो पब्लिक के केस में मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं? 7। इतना समझ में आया? अब ये पॉइंट मेनली क्या रहा है, ये कहता है कि कंपनीज एक्ट ने एक स्टैट्यूटरी लिमिट सेट करी हुई है कि भाई प्राइवेट के केस में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और पब्लिक के केस में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन कहते अगर कोई कंपनी इस लिमिट को पूरा नहीं करती है, बिना उस लिमिट को पूरा करे ही 6 महीने से ज़्यादा अपना काम कंटिन्यू रखती है, तो ऐसे सिनेरियो में फिर क्या करती है, जो कोर्ट है वो कॉर्पोरेट विल को अप्लाई करते हुए जो उस कंपनी के मेंबर्स होते हैं ना, उनकी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर देती है। तो वहाँ पर उस केस में क्या होता है कि कंपनी के जितने भी डेट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं ना, उसके लिए पर्सनली फिर वो मेंबर्स ही लायबल होते हैं। ये पॉइंट आप एग्जाम्पल के साथ समझिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल XYZ एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड के केस में कंपनी एक्ट ये कहता है कि मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन ये जो XYZ कंपनी है ना, इसमें 7 मेंबर्स नहीं है। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 5। ये जो 5 महान हस्ती दिख रहे हैं ना आपको, इसमें 5 मेंबर्स हैं। लेकिन एक्ट ने तो स्टैट्यूटरी लिमिट सेट करी है कि 7 होने चाहिए, लेकिन इस कंपनी में तो 5 मेंबर्स हैं। और तो और इस लिमिट को पूरा करने के बजाय, फ्रेंड्स, इस लिमिट को पूरा करने के बजाय ये जो 5 महान हस्ती है ना, ये पता क्या कह रहे हैं? कहते इट्स ओके यार, चलता है, चिल करो, कोई बात नहीं कहते। और ऐसे ही इन्होंने 6 मंथ से ज़्यादा, 6 महीनों से ज़्यादा काम को कंटिन्यू रखा। तो कोर्ट कहती है इस सिनेरियो में अगर आप स्टैट्यूटरी लिमिट को पूरा नहीं करते हो और आप लोग उससे कम मेंबर्स के साथ ही, मतलब लिमिट के अकॉर्डिंगली कम मेंबर्स के साथ ही आप लोग अगर 6 महीने से ज़्यादा काम कर जाते हो, तो ऐसे सिनेरियो में फिर कंपनी के जो भी डेट्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, उसके लिए पर्सनली लायबल मेंबर्स ही होंगे। वो मेंबर्स होंगे जो जानबूझकर, मतलब उनको पता भी है कि लिमिट पूरी नहीं है, फिर भी जानबूझकर ऐसे ही काम को कंटिन्यू रख रहे हैं, तो फिर वही मेंबर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब यहाँ पर कोर्ट ने क्यों ये कॉर्पोरेट विल के प्रिंसिपल को अप्लाई करा? ताकि जो एक्चुअल में जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उनको सजा मिले, कंपनी को ना भुगतना पड़े। देखो, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब कंपनी को थोड़ी ना पता है वो कि भी 7 मेंबर्स चाहिए, एक्चुअल में हमारे पास सिर्फ 5 है, मैं 2 मेंबर्स कहीं से पकड़ लाऊं, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको क्या पता। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन मेंबर्स की बनती थी ना कि इस लिमिट को पूरा करें। इसीलिए कोर्ट ने क्या करा, कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करते हुए कहा कि तुम लोग जिम्मेवार हो तो भुगतोगे भी तुम लोग ही। वैसे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट क्या करती है, फिर इनकी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड करते हुए कहती है कि लो, अब जितने भी डेब्ट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, तुम लोग ही भुगतोगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि इनको अब डेब्ट्स रिकवर करने के लिए अगर अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़े तो बेचने पड़ेंगे। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। फ्रेंड्स, हुआ कुछ इस तरह था कि एक XYZ कंपनी थी,
उस कंपनी ने इशू करा प्रोस्पेक्टस, लेकिन उस प्रोस्पेक्टस में छापा गया था गलत, मतलब कंपनी के हाल कुछ और है और प्रोस्पेक्टस में दिखाया कुछ और ही जा रहा है। लेकिन अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो भाई प्रोस्पेक्टस को देखकर ही डिसाइड करते हैं ना कि हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। अब सुनो क्या हुआ। ये जो देखो इन्वेस्टर है ना कितना उदास बैठा है। हुआ ये, इसने XYZ कंपनी के प्रोस्पेक्टस को देखा और इसको लगा कि हाँ भाई बढ़िया कंपनी है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब इस बेचारे को क्या पता था कि उस प्रोस्पेक्टस में तो मिस स्टेटमेंट है, गलत छापा गया है, और इस चक्कर में इस बेचारे इन्वेस्टर का हो गया लॉस। लो जी, इसका तो नुकसान हो गया, इसके तो पैसे गए डूब। तो यहाँ पर फिर ऐसे केस में जब हम प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट करते हो तो कोर्ट कॉर्पोरेट बिल के प्रिंसिपल को अप्लाई करती है। यहाँ पर कोर्ट क्या करती है, कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करते हुए जो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है उनको पनिशमेंट देती है। कंपनी को यहाँ पे भुगतान नहीं करना पड़ता, जो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उसी को सजा मिलती है। कोर्ट यहाँ पर कहती है कि वो डायरेक्टर जो प्रोस्पेक्टस को इशू करने के दौरान था, वो डायरेक्टर, कंपनी का जो प्रमोटर है, इसके अलावा सेक्शन 26 सब क्लॉज 5 के अकॉर्डिंगली जो एक्सपर्ट होता है, इनको क्या करती है, कोर्ट कहती है कि अब आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब इनको क्या पनिशमेंट मिलेगी, इनको होगी इम्प्रिजनमेंट, मतलब इनको जेल होगी 6 महीने की, जो कि 10 साल तक भी एक्सटेंड हो सकती है। 6 महीने से लेकर 10 साल तक की इनको सजा मिलेगी। इसके अलावा इनको पेनल्टी भी लगती है। पेनल्टी क्या लगती है कि इस इन्वेस्टर को जितने का नुकसान हुआ है, मान लो 1 लाख का नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर कोर्ट इनको ये कहेगी कि 1 लाख आप लोग भरपाई करोगे, ये कंपनी नहीं देगी। ये लोग जो रिस्पॉन्सिबल है इस फ्रॉड के लिए वो क्या करेंगे, उस अमाउंट को कंपनसेट करेंगे, वो लोग भरपाई करेंगे। यहाँ तक कि और बात ध्यान से सुनो, कोर्ट ये भी कह सकती है इन लोगों को कि आप लोग जिस इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है उनका 3 गुना अमाउंट पे करिए। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ये भी कह सकती है कि इस इन्वेस्टर का 1 लाख का नुकसान हुआ है तो आप लोग 1 लाख भरपाई करोगे इसको। ये भी कोर्ट कह सकती है कि इसका 3 गुना मतलब 3 लाख आप लोगों को पे करना पड़ेगा। समझे? तो ये था इस पॉइंट में। आई होप ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज नेम। फ्रेंड्स, कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, इन सब पर कंपनी के क्या है, नेम प्रिंट करा गया होता है। लेकिन अगर कंपनी के किसी भी मेंबर के द्वारा, किसी डायरेक्टर के द्वारा, ऑफिसर के द्वारा अगर उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर गलत नेम प्रिंट किया है और उसकी वजह से अगर कोई लॉस होता है तो फिर वहां पर कोर्ट कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करते हुए ये कहती है कि जो एक्चुअल में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वही लायबल होगा उस लॉस को पे करने के लिए, को बेयर करने के लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए, ये है राम एंड सन्स कंपनी का डायरेक्टर। इसने क्या करा, प्रॉमिसरी नोट पर नेम कंपनी का गलत प्रिंट कर दिया। नेम क्या है, ध्यान से देखो, राम एंड सन्स, लेकिन इसने प्रॉमिसरी नोट में क्या लिख दिया, राम सन्स। बीच में से एंड खा ही गया, बेचारे को भूख लग गई थी। ठीक है, तो नेम क्या है, राम एंड सन्स, लेकिन इसने लिख दिया राम सन्स कंपनी, ये प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर गलत नेम प्रिंट करने की वजह से अब जो भी लॉस हुआ है, कोर्ट यहाँ पर ये कहती है कि अब तुम ही इसके लिए पर्सनली लायबल हो, कंपनी लायबल नहीं है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फेलियर टू रिफंड एप्लीकेशन मनी। इस पॉइंट में क्या हुआ कि फ्रेंड्स, एक ना AB कंपनी होती है, एक AB कंपनी है, ये क्या करती है, पब्लिक को शेयर्स इशू कर देती है। अब कंडीशन ये होती है कि अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो मिनिमम 90% शेयर्स क्या है, सब्सक्राइब होने जरूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली इस कंपनी के 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस कंपनी को जो एप्लीकेशन अमाउंट है वो रिफंड करना पड़ेगा। कब तक, जिस दिन कहते हैं शेयर्स को इशू करने की डेट खत्म हो गई ना,
उस दिन से लेकर विद इन 15 डेज के अंदर अंदर क्या है, इन्हें वो अमाउंट जो है एप्लीकेशन का वो रिफंड करना पड़ेगा। लेकिन ये कंपनी यहाँ भी फेल हो गई, इस कंपनी ने रिफंड नहीं करा। तो यहाँ पर कोर्ट क्या कहती है कि जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स हैं ना, ज्वाइंटली और सवरली, इकट्ठे या फिर अलग अलग, ये डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स ही लायबल हैं उस अमाउंट को रीपे करने के लिए। कितने साथ? विद 15% इंटरेस्ट के साथ, 15% इंटरेस्ट के साथ क्या है, ये डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स लायबल हैं उस अमाउंट को रीपे करने के लिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉडुलेंट कंडक्ट। अब इस पॉइंट में ये हुआ, फिर से हम एबी कंपनी की बात करते हैं कि एक एबी कंपनी है, ये जो है ना, ये है एबी कंपनी का ऑनर। ये चाहता है अपनी कंपनी को वाइंड अप करना। ये ऑनर कहता है अब मैं अपनी कंपनी को बंद करना चाहता हूँ। तो कंपनी को बंद करवाने के लिए, वाइंड अप करवाने के लिए, ये जो ओनर है इस लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है। अब कंपनी वाइंड अप करने से पहले लिक्विडेटर सब देखता है, सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज, फलाना ढिमखाना सब देखेगा ना, सब चेक करेगा। तो उसी लिक्विडेशन के दौरान जो ये लिक्विडेटर है, इसको क्या पता चलता है, इसको ये पता चलता है कि कंपनी में जानबूझकर एक फ्रॉड बिजनेस, एक फ्रॉड एक्टिविटीज रन करी जा रही थी। किस इंटेंशन के साथ, किस नियत के साथ? जो क्रेडिटर्स थे उनके साथ फ्रॉड करने की इंटेंशन के साथ। तो फिर इस लिक्विडेटर ने क्या करा, ट्राइब्यूनल को नोटिस भेजा और इसके बारे में बताया कि ये जो कंपनी है क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड कर रही थी। तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, यहाँ पर कोर्ट क्या करती है, कोर्ट कहती है कॉर्पोरेट विल के प्रिंसिपल को लिफ्ट करते हुए कि इस कंपनी के जितने भी पर्सन्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो भी इस फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, वही सब कहते हैं अब लायबल होंगे लॉस को पे करने के लिए। मतलब क्रेडिटर्स का जो भी नुकसान हुआ है, कहते हैं उसका भुगतान कंपनी नहीं करेगी, ये भी कंपनी नहीं करेगी, ये जितने भी पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल थे उस फ्रॉड के लिए वही लायबल है, वही रीपे करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कोर्ट क्या करती है, फिर वो सभी मेंबर्स के लिए जो इस फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सभी मेंबर्स की लाइबिलिटी को क्या है, अनलिमिटेड कर देती है। मतलब कि क्रेडिटर्स के अब जो भी नुकसान है उसके भरपाई के लिए कंपनी के जो पर्सनल एसेट्स हैं वो नहीं बिकेंगे। उसके भरपाई के लिए अगर अब इन मेंबर्स के एसेट्स पर्सनल बिक जाए तो बिक जाए, क्योंकि लायबल कौन है, यही मेंबर्स हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी? आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट है लाइबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायरस एक्ट। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। तो ये पॉइंट ये बोलता है, सपोज करो एक एबी कंपनी है, देखो कोई भी कंपनी है तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो प्रिपेयर करती है। इसके बारे में आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, अलग अलग क्लॉज होते हैं, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज। डोंट वरी, हम लोग कंपनी लॉ में भी इसका पूरा चैप्टर है, हम लोग समझेंगे, तो चिंता मत करो। तो अभी के लिए इतना समझो कि कंपनीज जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करती हैं। तो कहते अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितना बताया गया है उससे बियॉन्ड अगर आप कोई काम कर जाते हो, जो चीज मेमोरेंडम में मेंशन ही नहीं है वो भी अगर आप एक्ट करते हो, तो वहां पर कोर्ट कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करते हुए ये कहती है कि अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाकर कोई काम करते हो तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होंगे, वो पर्सन्स, वो डायरेक्टर्स, वो ऑफिसर्स, वही मेंबर्स लायबल होंगे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो भी नुकसान होता है तो उसके लिए लायबल कौन होंगे, वही पर्सन्स लायबल होंगे जो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इन शॉर्ट ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में क्या समझे कि यहाँ पर जो कोर्ट है वो क्यों कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर रही है, ताकि कंपनी को नुकसान की भरपाई ना करना पड़े। मतलब कहने का ये है कि कॉर्पोरेट बिल सेपरेट लीगल एंटिटी नाम का जो पर्दा है ना, उस पर्दे की आड़ में, मतलब पर्दे के पीछे जो मेंबर्स घपले कर रहे हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो इलीगल काम कर रहे हैं, ताकि वो पर्दे को उठाया जाए, कंपनी के बजाय उन एक्चुअल पर्सन्स को ही सजा मिले। दैट्स वाई कंपनी के जो कोर्ट है वो क्या करती है, कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करती है। तो ये सारी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पे कोर्ट ने दैट्स वाई इसीलिए ही कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करा, ताकि बेचारी कंपनी को खामखा ना भुगतना पड़े। एक्चुअल में जो लोगों ने फ्रॉड करा है
जो रिस्पॉन्सिबल थे लीगल कामों के लिए उनको ही क्या है सज़ा मिल सके। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अपकमिंग वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 2। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय एंड ऐसे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।